मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो रासायनिक बंध एवं आणविक संरचनाएं से संबंधित था। उसमें मैंने आपको टोटल रासायनिक बंध 6 प्रकार के बताए थे। पहला रासायनिक बंध मैंने आयनिक बंध के बारे में बात कर रही थी। अब आयनिक बंध में आपको आयनिक यौगिक कंप्लीट हो गए थे और उसके कुछ महत्वपूर्ण संबंधित जो गुण थे, जैसे जालक ऊर्जा थी, विलायकन ऊर्जा थी और आयनिक यौगिकों की क्रिस्टल जालक संरचना किस प्रकार थी। जैसे मैंने आपको बताया था NaCl की क्रिस्टल जालक संरचना एक घनीय प्रकार की होती है, जिसमें 1 सोडियम आयन 6 क्लोरीन आयनों से घिरा होता है या 1 क्लोरीन आयन 6 सोडियम आयनों से घिरा हुआ पाया जाता है। आज का जो टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या लुईस बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या लुईस बिंदु संरचना। लुईस बिंदु संरचना ये हमारा टॉपिक रहेगा। इसमें हम बात करेंगे लुईस तथा कोसले का सिद्धांत। लुईस तथा कोसले का सिद्धांत। लुईस तथा कोसले का सिद्धांत। लुईस तथा कोसले ने कहा था, इसे लुईस तथा कोसले को अष्टक नियम भी कहा जाता है। अष्टक नियम का अर्थ ये होता है कि कोई भी तत्व या परमाणु अपने संयोजकता कोष या बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है? 8। चाहे वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। ध्यान रखना, इसे अष्टक नियम भी कहा जाता है। मैं लिख देता हूं, लुईस तथा कोसले सिद्धांत को, इस सिद्धांत को अष्टक नियम भी कहा जाता है। जिसके अनुसार प्रत्येक तत्व या परमाणु अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए अपने संयोजकता कोष या बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। अपने संयोजकता कोष या बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन। चाहे वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। ये कहलाता था लुईस तथा कोसले का सिद्धांत। इस सिद्धांत को अष्टक नियम भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक तत्व या परमाणु अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए अपने संयोजकता कोष या बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। यानी कि प्रत्येक जो तत्व होता है अपने स्टेबिलिटी को बनाने के लिए अक्रिय गैस विन्यास के बराबर रखना चाहता है। वर्ग आवर्त सारणी में वर्ग 18 में अक्रिय गैस विन्यास है, जिसमें हीलियम तो डुप्लेट को रखता है। ध्यान रखना, किसको रखता है? डुप्लेट को। हीलियम के बाद लिथियम, हीलियम के बाद नियोन है, ये हो गया हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। इन सब तत्वों के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं भाई? 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें नियोन की, संयोजकता कोष में या बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे नियोन की बात करें तो नियोन का परमाणु कितना होता है? 10, 2 और 8। अपने संयुक्ता कोष या कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। आर्गन की बात करें तो आर्गन कितना होता है? 18, 2, 8 और 8। यानी अपने संयोजकता कोष में कितने हैं इसके पास? 8 इलेक्ट्रॉन है। यानी प्रत्येक तत्व अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है संयोजकता कोष में, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, चाहे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना वो तत्व की विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर आधारित होता है। जैसे हैलोजन परमाणु में, हैलोजन परमाणु वर्ग 17 में आते हैं। क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये सभी तत्व क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, क्योंकि अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जैसे मैं बात करूं, ये आपको अच्छे से परिभाषा समझ में आ गई होगी। जैसे मैं बात करूं क्लोरीन की,
तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है। 2, 8 और 7 अपने अष्टक को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसलिए प्रत्येक तत्व अपने संयोजकता कोष या बाह्यतम कोष में अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए अक्रिय गैस विन्यास के बराबर 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। ये सामान्य था लुईस तथा कोसले का सिद्धांत। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे NaCl है, Na और Cl, ठीक है। सोडियम का कितना होता है? 2, 8 और 1। क्लोरीन का 2, 8 और 7। जब इन दोनों से NaCl निर्मित होगा, NaCl एक यौगिक निर्मित होगा, तो देखो इसके द्वारा तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा, क्योंकि धातु तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? त्याग। और इसके द्वारा एक इलेक्ट्रॉन क्या किया जाएगा? ग्रहण। एक इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो अपने संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन करेगा? 8। और ये इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा तो इसके संयोजकता कोष में भी कितने रह जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों स्थायित्व को प्राप्त कर चुके हैं और क्या बन जाएगा? Na+Cl-। दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा? NaCl आयनिक यौगिक। अब लुईस क्या कहता है? लुईस ये कहता है कि सह संयोजक बंध निर्मित कैसे होते हैं। सह संयोजक बंध निर्मित कहते हैं, लुईस की जो थ्योरी थी, लुईस बिंदु धारणा थी, वो सबसे पुरानी थी। सह संयोजक बंध निर्मित करने की सबसे पुरानी विधि थी। उसने कुछ तत्वों परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन थे उनको एक सरल संकेत में बिंदु के रूप में दर्शाया। तो यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि लुईस की धारणा के अनुसार, मैं यहां पर लिख देता हूं, लुईस की धारणा के अनुसार कुछ धातु तथा अधातु परमाणुओं के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को सरल संकेत के रूप में, इलेक्ट्रॉनों को सरल संकेत के रूप में बिंदुओं द्वारा दर्शाया, जिन्हें लुईस बिंदु कहा जाता है, जिन्हें लुईस बिंदु कहा गया। लुईस की धारणा के अनुसार कुछ धातु अधातु परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को सरल संकेत के रूप में बिंदुओं द्वारा दर्शाया गया, जिन्हें लुईस बिंदु कहा गया। और वो बिंदु जो इलेक्ट्रॉन बिंदुओं के द्वारा दर्शाए गए थे, उन इलेक्ट्रॉन बिंदुओं के द्वारा जब किसी अणु तथा यौगिक के निर्माण में, यहां पर लिख देता हूं, उन इलेक्ट्रॉन बिंदुओं द्वारा जब किसी अणु तथा यौगिक के निर्माण में साजित किया गया तो सह संयोजक बंध निर्मित हुए, जिससे उन अणुओं या यौगिकों में उपस्थित प्रत्येक परमाणु के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पूर्ण हुए? संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हुए। कितने इलेक्ट्रॉन पूर्ण हुए भाई? 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हुए, जिससे उन अणु तथा यौगिकों का स्थायित्व पाया जाता है। अणु तथा यौगिकों का क्या पाया जाता है? स्थायित्व। अणु तथा यौगिकों का क्या पाया जाता है? स्थायित्व पाया जाता है। तो ये धारणा थी लुईस की। लुईस की धारणा के अनुसार कुछ धातु अधातु परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन को सरल संकेत के रूप में बिंदुओं द्वारा दर्शाया गया, जिन्हें लुईस बिंदु कहा गया। उन इलेक्ट्रॉन बिंदुओं द्वारा जब किसी अणु तथा यौगिक के निर्माण में साजित किया गया तो सह संयोजक बंध निर्मित हुए। कैसे बंध निर्मित हुए भाई?
सहसंयोजक बनने पर, जिससे उन परमाणु तथा यौगिक को उपस्थित प्रत्येक परमाणु संयोजक का कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पूर्ण हुए 8 इलेक्ट्रॉन, जिससे अणु तथा यौगिक का क्या प्राप्त होता है स्थायित्व प्राप्त होता है। अब बात आती है सहसंयोजक बंध की। सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, जब दो परमाणुओं के युग्मित इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो निर्मित होने वाला बंध कैसा होता है, सहसंयोजक बंध होता है। तो कुछ लुईस के द्वारा कुछ सरल संकेत धातुओं के दिए गए जो निम्न प्रकार है। मैं आपको दर्शाता हूँ किन किन धातुओं के उसने सरल संकेत दिए। तो ध्यान रखना, एक चीज इंपॉर्टेंट और बता देता हूं मैं आपको कि कभी भी कोई लुईस बिंदु जो स्ट्रक्चर होगी उसमें फ्लोरीन और हाइड्रोजन सेंट्रल मेटल एटम के रूप में उपस्थित नहीं होंगे, केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में उपस्थित कभी नहीं होंगे, हमेशा कॉर्नर पर मिलेंगे। हाइड्रोजन और फ्लोरीन किस में मिलेंगे, कॉर्नर पर। जैसे हम बात करें CH4 की, तो CH4 में आपने पता है कि मैथेन की 10वीं में आपने अच्छे से पढ़े, कार्बन के पास लुईस बिंदु इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 होते हैं, 4 इसकी संयोजकता होती है। 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का। ये किसकी संरचना है, CH4 मैथेन की लुईस बिंदु संरचना। अब इसमें देखो हाइड्रोजन जो है वो कॉर्नर पर है, कहां पर है, कॉर्नर पर, कोने पर। कभी भी सेंट्रल मेटल एटम के यहाँ, सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कार्बन। कौन है भाई, कार्बन। तो सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में कभी भी कौन उपस्थित नहीं होगा, फ्लोरीन और हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि हमेशा ये कहां पाए जाएंगे, कॉर्नर पर ही पाए जाएंगे, सेंटर में नहीं पाए जाएंगे। तो ये मैंने आपको महत्वपूर्ण बातें बताई। अब मैं कुछ लुईस के द्वारा लुईस बिंदु जो प्रतीक दिए गए थे उनको लिख देता हूं, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। लुईस बिंदु प्रतीक में सबसे पहले देखो लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कार्बन, बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इसके अलावा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और कैल्शियम, पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक है, तो इधर ध्यान दो। लिथियम का क्या होता है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, ये 6, ये 7, 8, 9 और 10, ये 11, ये 12, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब देखो इधर ध्यान दो, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, तो इसका विन्यास कैसे लिखते हो आप, 2 और 1, यानी लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन बिंदु दर्शाओगे, 1, लुईस बिंदु स्ट्रक्चर 1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके संयोजक का कोष में कितना है, 1 है, और उसको किस रूप में दर्शाया है, डॉट के रूप में, यानी कि बिंदु के रूप में दर्शाया गया। बेरिलियम के पास कैसे लिखते हो आप, 2 और 2, तो ये बेरिलियम का हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, बेरिलियम के। बोरोन को कैसे दर्शाते हो आप, 2 और 3, तो 1, 2 और 3, बोरोन के पास कितने हो गए, 3। कार्बन के पास कैसे दर्शाते हो, 2 और 4, तो 1, 2, 3 और 4, यानी संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन को बिंदु द्वारा किसने दर्शाया, लुईस नामक वैज्ञानिक ने दर्शाया, जिसके कारण सहसंयोजक बंधों का निर्माण होता है। और किसी अणु या यौगिक का स्थायित्व को प्राप्त कब होता है, जब उनके संयोजकता कोष या बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हों, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों। नाइट्रोजन की बात करें तो देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो ये लोन पेयर के रूप में पाए जाते हैं, 2, 3, 4 और ये 5। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 लोन पेयर, 3, 5 और ये 6। फ्लोरीन की बात करें तो 2, देखो इसको किस प्रकार लिखते हो आप, 2 और 5, इसको कैसे लिखते हो, 2 और 6। तो देखो यहाँ पर 2, 2, 4, 5 और 1, 6। इधर देखो इसको कैसे लिखते हो, 2 और 7, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। नियोन को कैसे लिखोगे आप, 2 और 8, तो ये हो जाएगा 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। इसी प्रकार सोडियम का कैसे लिखते हो, सोडियम लिखते हो आप 2, 8 और 1, तो 2, 8, 1। संयोजकता कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो ये इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। मैग्नीशियम का कितना है, 12, तो 2, 8 और 2, 1 और 2। एल्युमिनियम का कितना है, 2, 8 और 3, तो ये हो जाएगा 1, 2 और 3। सिलिकॉन का 2, 8 और 4, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। फास्फोरस का 2, 8 और 5, 2, 3, 3, देखो एक लोन पेयर का जोड़ा 3, 4 और 1, 5। सल्फर की बात करेंगे तो 2, 8 और 6, 2, 4 और देखो 2 और 2, 4, 5 और 1, 6। इस प्रकार लिखते हैं 2, 2, 4, 5 और 1,
6। क्लोरीन की बात करेंगे तो 2, 8 और 7, 2, 2, 4 और ये हो जाएगा 2, 6 और 1, 7। इसी प्रकार आर्गन की बात करेंगे तो 2 और 8 और 8, ये हो जाएगा 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। इस तरह से कुछ धातुओं और अधातुओं के लुईस के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को एक बिंदु के रूप में दर्शाया गया, इन्हें लुईस बिंदु कहा गया। अब लुईस बिंदु संरचना में क्या होता है कि प्रत्येक सहसंयोजक बंध का निर्माण कैसे होता है, इन लुईस बिंदु संरचनाओं का क्या होता है, संयोजन होता है। लुईस बिंदु इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, संयोजन होता है, जिसके फलस्वरूप सहसंयोजक बंध निर्मित होते हैं। इसमें द्विबंध भी होते हैं और त्रिबंध भी होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूं। जैसे मान लीजिए CCl4 है, पायरीन, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। CCl4 इसका नाम है पायरीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है। अब इसमें देखो, आपको पता है कार्बन के पास कितने होते हैं, 1, 2, 3 और 4, सेंट्रल मेटल एटम के रूप में रख दिया। क्लोरीन के पास कितना होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, तो कितना होता है 2, 8 और 7, यानी इस प्रकार रखते हैं 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। ठीक है, तो देखो एक कार्बन का, एक क्लोरीन का, एक कार्बन का और एक क्लोरीन का, ये इसका कंपेयर। इसके पास कितने बचे, 6। देखो 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज में आ गया, तो 2, 2, 4 इस प्रकार लिख देते हैं क्रॉस से, 2, 2, 4 और 2, 6। ठीक है, इसी प्रकार इसकी बात करते हैं दूसरे वाले क्लोरीन। जब एक क्लोरीन की स्थिति है तो सभी की यही स्थिति होगी, दूसरे वाले की यही स्थिति हो गई। ये क्लोरीन हो गया 2, 2, 4 और 2, 6। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा वाला एडिशन हो जाता है 2, 2, 4, 2, 6। इसी प्रकार चौथा वाला एडिशन हो जाता है 2, 2, 4 और 2, 6। ठीक है, और ये किसकी हो गई, कार्बन का अष्टक पूरा हो गया। किसका हो गया, कार्बन का। देखो 6 और 2, 8, 6 और 2, 8, प्रत्येक क्लोरीन का क्या पूरा है, अष्टक पूरा है। इधर कार्बन का 2, 2, 4, तो 6 और 2, 8। एक चीज ध्यान रखना, जो लुईस बिंदु संरचना में इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, उस पर सेंट्रल मेटल एटम और कॉर्नर वाले एटम दोनों का क्या होता है, साझा होता है। यानी इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर किस किस का साझा है, क्लोरीन का भी और कार्बन का भी। तो इस प्रकार की लुईस बिंदु संरचना। इसी एक सिंपल एग्जांपल हो लेते हैं मैथेन। मैथेन तो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। देखते हैं मैथेन में क्या है। मैथेन में कार्बन के पास कितने होते हैं, 1, 2, 3 और 4। हाइड्रोजन के पास कितना होता है भाई, 1। ये हाइड्रोजन का हो गया, और ये सम्मिलित रूप से किसके हो गए, कार्बन के। तो टोटल का अष्टक पूरा हो गया 2, 2, 4। लेकिन हाइड्रोजन किस रूप में होता है, हीलियम का विन्यास प्राप्त करता है हाइड्रोजन, ध्यान रखना। यानी डुप्लेट में होता है हमेशा। किसमें होता है, डुप्लेट में। और हमेशा किधर मिलेगा, कॉर्नर पर मिलेगा, सेंट्रल मेटल एटम पर नहीं मिलेगा। एक फ्लोरीन हमेशा कॉर्नर पर मिलेगा, सेंट्रल मेटल एटम पर नहीं मिलेगा। सेंट्रल मेटल एटम पर कौन कौन मिलेंगे आपको, एक तो मिलेगा कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक सल्फर, एक फास्फोरस, एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन, एक नाइट्रोजन। ये हमेशा सेंट्रल मेटल एटम के रूप में मिल सकते हैं। नाइट्रोजन की संयोजकता ओनली 5 चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन अधिकतम 4 बंध ही बनाता है। ये आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लुईस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मैंने आपको बातें बताई जो आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली क्लास में चर्चा हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इसके एग्जाम्पलों की करते हैं। बहुत बहुत आप लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।